हेलो एवरीवन। ओ लेवल लैंग्वेज की प्रैक्टिस सीरीज़ चल रही थी जिसमें मैं आपको सेट करा रही हूँ चैप्टर वाइज गोल्ड सॉल्यूशन से। तो आज के सेशन में आपके 2 सेट कवर होने वाले हैं क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है, काफ़ी चीज़ें आप सभी को कवर करनी है, इसलिए मैं 2 सेट इसमें कराऊंगी। एक सेट आपका होगा, 4th सेट है स्प्रेडशीट, और 5th सेट भी मैं कराने वाली हूँ प्रेजेंटेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले 3 सेट जिन लोगों ने कवर नहीं किया है वो फटाफट से जा कर के उन्हें भी देख लीजिए। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यूपी पीसीएल करके मैंने उस प्लेलिस्ट को क्रिएट किया हुआ है। सेट फर्स्ट है स्प्रेडशीट को उपयोग करने का लाभ। प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको आने की संभावना है, तो सारे क्वेश्चन को इसमें कवर किया जा रहा है और ये सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। स्प्रेडशीट को उपयोग करने का क्या लाभ है? कैलकुलेशन स्वतः हो सकती है, डाटा बदलने पर कैलकुलेशन स्वतः अपडेट हो जाती है, अधिक फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन हो जाता है। तो आपका जवाब होना चाहिए कि स्प्रेडशीट को उपयोग करने का ये सभी लाभ है, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, वो शब्द जो स्प्रेडशीट में किए गए किसी भी प्रकार के गणित के कार्य की व्याख्या है, जैसे ऑटो सम, एवरेज, मल्टीप्लाई, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेल एड्रेस $A4 का एक्सेल में $A4 का एक्सेल में एक फॉर्मूले में उपयोग करने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है मिक्स्ड सेल रेफरेंस। मिक्स्ड सेल रेफरेंस, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, फंक्शन राउंड 1343 -2 क्या रिटर्न करेगा? ये राउंड क्या रिटर्न करेगा? आंसर होगा 1300। कितना रिटर्न करेगा? 1300, 1300। नेक्स्ट, पाई चार्ट्स का इन पर प्लॉट किया जा सकता है। किस पर प्लॉट किया जा सकता है पाई चार्ट को? केवल एक डाटा सीरीज पर। पाई चार्ट को केवल एक डेटा सीरीज पर प्लॉट किया जा सकता है। नेक्स्ट, वे रेफरेंसेज जो कि नए सेल में कॉपी करने पर अपने आप बदल जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसेस। क्या कहते हैं? रिलेटिव रेफरेंसेज। अगला क्वेश्चन है, कंटेंट्स के हिसाब से कॉलम की चौड़ाई कैसे बदली जाती है? कंटेंट के हिसाब से कॉलम की चौड़ाई कैसे बदली जा सकती है, जाती है? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कॉलम हेडिंग के दाएं दाएं ठीक है, दाएं बॉर्डर पर डबल क्लिक करके कॉलम हेडिंग के दाएं बॉर्डर पर डबल क्लिक करके कॉलम की चौड़ाई बदली जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बार चार्ट्स को इन पर प्लॉट किया जा सकता है। किस पर प्लॉट किया जा सकता है? केवल मल्टीपल डेटा सीरीज पर, 2 डेटा सीरीज पर, 1 डेटा सीरीज पर। तो बार चार्ट को इनमें से किसी में भी प्लॉट नहीं किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। वर्कशीट्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं? वर्कशीट्स के कलेक्शन को वर्कबुक कहते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 10, सेल रेफरेंस C4:C9 को अब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में बदलने के लिए सेल रेफरेंस C4:C9 को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में बदलने के लिए आप इसको ऐसे इंटर करेंगे। कैसे इंटर करेंगे इसको? $C $4:$C $9, $C $4 $C करके बीच में $9। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो इसके PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। जो अगर ग्रुप में जुड़े हुए हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन किए हुए हैं, उनको मिल जाएंगे।
और जो अभी तक नहीं ज्वाइन किए हुए हैं वो ज्वाइन कर लीजिए, रिवीजन के लिए आपके काम आ जाएगा ये पीडीएफ। सेट नंबर 2, आप सेल में टेक्स्ट को वर्टिकली कैसे डिस्प्ले करेंगे? आप सेल में टेक्स्ट को वर्टिकली कैसे डिस्प्ले करेंगे? आंसर होगा फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स में ओरिएंटेशन में 90 डिग्रीज का चयन करके। फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स में ओरिएंटेशन में 90 डिग्रीज का चयन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में क्या होता है? रो होता है, कॉलम्स होता है और सेल्स होता है, तीनों ही होते हैं, तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। सेल A2 में फॉर्मूला है B2 प्लस C3। इस फॉर्मूले को सेल C2 में कॉपी करने पर ये हो जाएगा। ये सारे प्रैक्टिकली क्वेश्चन हैं, अगर आप प्रैक्टिकली तो यूज़ करते ही होंगे ओ लेवल लैंग्वेज में, अगर आपने है तो आपने सीखा ही होगा, या फिर कंप्यूटर का तो आजकल लैपटॉप का हर किसी को नॉलेज होता है प्रैक्टिकली, तो सभी यूज़ करते हैं। तो ये सारे प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, रटने की कोई बात नहीं है इसमें, आप समझ लीजिएगा अच्छे से। सेल A2 में फॉर्मूला है B2 प्लस C3। इस फॉर्मूले को सेल C2 में कॉपी करने पर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये? इक्वल टू D2 प्लस E3। क्या हो जाएगा? इक्वल टू D2 प्लस E3। नेक्स्ट, टेबुलर फॉर्म में कैलकुलेशंस के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर डाटा संग्रहित करता है? स्प्रेडशीट को। किस सॉफ्टवेयर को? स्प्रेडशीट को संग्रहित करता है। क्वेश्चन नंबर 5, इक्वल टू राउंड 1363.45 माइनस 2 रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा ये? 1400। ऑप्शन E 1400। सेल एड्रेस $B$4 एक फॉर्मूले में एक्सेल में हो तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। एक वर्कशीट में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? इसे सेल कहते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। एक्सेल में कौन सा फंक्शन ये बताता है कि कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज है? एक्सेल में कौन सा वो फंक्शन है जो बताता है कि कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज हुई है? आंसर होगा काउंट। काउंट ये बताता है, वो फीचर जो कि एक बताए गए क्राइटेरिया के अनुसार कॉलम में डाटा डिस्प्ले करता है। वो कौन सा फीचर है? वो है फिल्टरिंग। उस फीचर का नाम है फिल्टरिंग, जो कि ये बताता है क्राइटेरिया के अनुसार कॉलम में डेटा को डिस्प्ले करता है। इनमें से कौन एक्सेल का फंक्शन नहीं है? सम, एवरेज, मैक्स, मीन, इसमें से कौन सा एक्सेल का फंक्शन नहीं है? तो AVG ये एक्सेल का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स से फर्स्ट सेट है, आप वर्कशीट में तारीख जोड़ सकते हैं, परंतु स्प्रेडशीट्स तारीखों को कैलकुलेशन में इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है। क्या है? गलत है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग हमेशा स्प्रेडशीट में एक ही सेल को रेफर करता है। हाँ, एक ही सेल को रेफर करता है, ये ट्रू है, सही है। जब आप सेल में कंटेंट क्लियर कर देते हैं, कंटेंट को क्लियर कर देते हैं, तो सेल की फॉर्मेटिंग भी नष्ट हो जाती है। क्या सेल की फॉर्मेटिंग भी नष्ट हो जाती है? नहीं, गलत है ये। तीसरा, पाई चार्ट एक से अधिक डाटा सीरीज दिखा सकता है? नहीं, नहीं दिखा सकता, गलत है ये। पांचवा, एक्सेल में फॉर्मूला इक्वल टू से शुरू होता है? हाँ, बिल्कुल शुरू होता है। अभी आपने ऊपर 2 फॉर्मूला देखा जो कि इक्वल टू से शुरू हुआ है, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से नंबर बाईं ओर अलाइन होते हैं और टेक्स्ट वैल्यू दाईं ओर अलाइन होते हैं। एक्सेल में डिफ़ॉल्ट रूप से नंबर जो है वो बाईं ओर अलाइन होते हैं और टेक्स्ट वैल्यू दाईं ओर अलाइन होते हैं? नहीं, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, एक्सेल में तारीख और समय आंतरिक तौर पर सीरियल नंबर के रूप में संग्रहित होते हैं? हाँ, सही होते, सीरियल नंबर में ये संग्रहित होता है, सही है।
एक्सेल में एक साथ दो ऐसी रेंज को सेलेक्ट करना संभव नहीं है जो कि साथ साथ ना हो। बिल्कुल ये संभव होता है, तो ये गलत है क्योंकि ये बोल रहा है कि नहीं है। अगला, रिलेटिव पोजीशन को एब्सोल्यूट पोजीशन में बदलने का तरीका ये है कि सेल एड्रेस में हर एलिमेंट के बाद डॉलर का साइन लगा दें, जो चेंज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, अभी आपने ऊपर देखा, सही है ये। 10, क्वेश्चन नंबर 10, ऑटोसम बटन स्वतः ही रोज और कॉलम्स का टोटल जमा करने के लिए फॉर्मूला बना देता है। हाँ, बना देता है, ये सही है, ट्रू, दिस इज ट्रू। पीडीएफ मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पे। अगला क्वेश्चन, सेट टू ट्रू एंड फॉल्स का, इसमें भी आपको ट्रू एंड फॉल्स ही करनी है। एक्सेल डिफ़ॉल्ट रूप से ग्रिड लाइंस प्रिंट करता है। नहीं, गलत। स्प्रेडशीट से आप दूसरी वर्कशीट के कंटेंट्स को रेफर नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं रेफर, तो ये गलत है। स्प्रेडशीट फाइल को पासवर्ड से सुरक्षित नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं लेकिन इसमें नहीं दिया है, तो ये गलत है, फॉल्स है। नाउ ब्रैकेट और टुडे ब्रैकेट फंक्शन का उपयोग वर्तमान समय देखने के लिए किया जा सकता है। नाउ और टुडे फंक्शन का उपयोग वर्तमान समय देखने के लिए किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है, ये सही है। ऐसे रेफरेंसेज जिसमें या तो कॉलम या फिर रो की वैल्यू एब्सोल्यूट होती है और अन्य वैल्यू रिलेटिव होती है, उन्हें मिक्स्ड रेफरेंसेज कहते हैं। हाँ, ऊपर आपने पढ़ा, सही है ये। इफ़ फंक्शन कंडीशन को जांचता है और जांच के नतीजे पर बताए गए दो कार्यों में से कोई एक करता है। इफ़ जो है वो फंक्शन कंडीशन को जांचता है और जांच के नतीजे पर बताए गए दो कार्यों में से एक करता है। क्या ये सही है? नहीं, गलत। यदि आप एक सेल में 127A एंटर करते हैं तो उसे एक नंबर माना जाएगा क्योंकि वो एक अंक से शुरू हो रहा है। तो क्या उसको नंबर माना जाएगा? नहीं, गलत है। इक्वल टू सम A1 डॉट A10 एक वैध फॉर्मूला है? नहीं, गलत। जब सेल का डाटा बदलता है तो डिफ़ॉल्ट रूप से फॉर्मूला स्वतः ही दोबारा कैलकुलेट होता है। ये सही है। एक्सेल में कॉलम्स को 1 2 3 4 5 6 ऐसे से लेबल किया जाता है? नहीं, गलत, फॉल्स, दिस इज फॉल्स। तो ये थे ट्रू एंड फॉल्स के दो सेट आपको मिला MCQs यानी मल्टी चॉइस क्वेश्चन के थे। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैचिंग द कॉलम्स। इसमें भी आपको दो सेट मिलेगा। मैच करने के लिए आपके पास दो कॉलम है, एक्स और वाई। एक्स को वाई से मैच करनी है। चलिए, पहला है $A $1, $A $1 किससे संबंधित है? ये क्या है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है। ऊपर आपने पढ़ा होगा, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है, तो ये हो जाएगा आपका M। ठीक है। पाई किससे संबंधित है? पाई क्या होता है? पाई चार्ट होता है। पाई क्या होता है? पाई चार्ट होता है। अगला, एक वर्कशीट में सेल A1 में 7 है, सेल A3 में 6 है और सेल A4 में 11 है। अगर सेल B1 में इक्वल टू काउंट A1:A4 है तो सेल B1 में क्या डिस्प्ले होगा? सेल B1 में 3 डिस्प्ले होगा। क्या डिस्प्ले होगा? 3 डिस्प्ले होगा। वर्कशीट डाटा का चित्रमय प्रदर्शन कैसा होता है? वर्कशीट डेटा का चित्रमय प्रदर्शन चार्ट होता है। ठीक है, इसको ई से मैच करेंगे। इक्वल टू mod -3 2 एक सेल में डिस्प्ले करेगा। क्या डिस्प्ले करेगा? 1 को डिस्प्ले करेगा। एक्सेल के पहले से बने हुए फॉर्मूला जो है वो क्या होता है? फंक्शन होता है। ठीक है, छठवां तो भूल ही गए।
एक से अधिक एक्सेल शीट्स के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक एक्सेल शीट्स के मेल को वर्कबुक कहते हैं। ठीक है। डाटा के बदलने पर नतीजे का स्वतः दोबारा फॉर्मूलों में कैलकुलेट होना क्या होता है? इसका कैलकुलेट होना व्हाट इफ एनालिसिस होगा। व्हाट इफ एनालिसिस। $A $1 $1 क्या है? एब्सोल्यूट रेफरेंस है। $A 44 ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में मिक्स्ड सेल रेफरेंस है। $A 44 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में मिक्स्ड सेल रेफरेंस है। तो ये कंप्लीट। नेक्स्ट सेट टू में आपको 2 कॉलम मिल रहे हैं, कॉलम X और कॉलम Y। क्वेश्चन आपको उसी तरीके से 10 मिलेगा। 4 इधर दिख रहा है, 4 नीचे होगा। पहला है इक्वल टू मैक्स A1:A9। ये क्या है? कौन सा रेफरेंस है ये? क्या ये रेफरेंस है? ये सेल A1 से A9 तक की उच्चतम वैल्यू रिटर्न करेगा। इक्वल टू मैक्स A1:A9 सेल A1 से A9 तक की उच्चतम वैल्यू रिटर्न करेगा। दूसरा, लॉजिकल सीक्वेंस में डाटा को अरेंज करने को क्या कहते हैं? लॉजिकल सीक्वेंस में क्या कहते हैं? शॉर्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? शॉर्टिंग। तो बी दूसरा जो है वो जी से मैच करेगा। तीसरा, एक्सेल में नंबरों की श्रृंखला में से सबसे उच्च नंबर को निकालने की कमांड, सबसे उच्च नंबरों को निकालने की कमांड है मैक्स। रेंज क्या है? रेंज। एक वर्कशीट में सेल A1 से 7 है, सेल A3 में 6 है, सेल A4 में 11 है। अगर सेल B1 में इक्वल टू काउंट A1:A4 है तो सेल B1 में क्या इक्वल टू काउंट A1:A4 है? तो सेल B1 में क्या डिस्प्ले होगा? अगर B1 में काउंट A1:A4 है तो सेल B1 में क्या डिस्प्ले होगा? तो सेल B1 में 1 डिस्प्ले होगा। क्या होगा? 1 डिस्प्ले होगा। अगला, इक्वल टू ABS ब्रैकेट में -3 एक सेल में क्या डिस्प्ले करेगा? ये एक सेल में क्या डिस्प्ले करेगा? अगर -3 है तो ये सेल में 3 डिस्प्ले करेगा। 3। नेक्स्ट, एक्सेल में ये फंक्शन चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। कंडीशन ट्रू है, ये ट्रू लिखा हुआ है, ट्रू है या नहीं। एक्सेल में ये फंक्शन चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। तो ये आपका एक्सेल में कौन ये चेक करेगा? ऊपर आपने देखा ट्रू एंड फॉल्स में इफ ब्रैकेट, ये चेक करता है कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। चार्ट का एक प्रकार जो समय के साथ बदलाव बताने में उपयोगी है वो चार्ट लाइन होता है। एक्सेल का डैश फीचर तीव्रता से डाटा सीरीज को पूर्ण करता है। कौन सा फीचर ये काम करता है? ऑटोफिल। एक्सेल का ऑटोफिल जो फीचर है ये तेजी से डाटा सीरीज को कंप्लीट करता है, पूर्ण करता है। पूरे डाटा के पार्ट्स की तुलना करने के लिए कौन सा चार्ट उपयोगी होता है? तो पूरे डाटा के पार्ट्स की तुलना करने के लिए पाई चार्ट उपयोगी होता है। एक्सेल 2013 में पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या है 1,48,576। 1,48,576 पंक्तियां हैं। नेक्स्ट, इसके भी PDF आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम जिन लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। जो भी वीडियोस मैं लेके आती हूँ उसके PDF मैं वहाँ पे ज़रूर से अपलोड कर देती हूँ। तो चलिए, फिलिंग द ब्लैंक्स का ये सेट 1 है और ये जो बॉक्स आप देख रहे हैं A to I
यहाँ पे आपको सारे फील करने के लिए दिया हुआ है, कहाँ पे क्या फील करनी है। पहला, एक्सेल में डैश यूज़र को रिपीट होने वाले डाटा को तीव्रता से एंटर करने की अनुमति देता है। एक्सेल में कौन यूज़र को रिपीट होने वाले डाटा को तीव्रता से एंटर करने की अनुमति देता है? ये आपका ऑटोफिल करता है। एक्सेल में ऑटोफिल यूज़र को रिपीट होने वाले डेटा को तीव्रता से एंटर करने की अनुमति देता है। एक्सेल में किसका उपयोग रोज़ और या कॉलम्स को जोड़ने के लिए किया जाता है? एक्सेल में ऑटोमस का ऑटोसम, एक्सेल में ऑटोसम का उपयोग करते हैं रोज़ या कॉलम्स को जोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 3, स्प्रेडशीट में जो स्टेटमेंट कैलकुलेशन करती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फॉर्मूला। क्या कहते हैं? फॉर्मूला। स्प्रेडशीट में जो स्टेटमेंट कैलकुलेशन करती है उसे फॉर्मूला कहते हैं। अगर आप एक सेल में 12 + 24 एंटर करेंगे तो एक्सेल डिस्प्ले क्या करेगा? एक्सेल 12 + 24 ही डिस्प्ले करेगा। ठीक है, 12 + 24 ही आपको डिस्प्ले करेगा। डैश चार्ट में केवल एक डाटा सीरीज प्लॉट की जाती है। किस चार्ट में की जाती है? पाई चार्ट में। पाई चार्ट में केवल एक डेटा सीरीज प्लॉट की जाती है। डैश लेबल एक डाटा मार्कर की तरह सेवा करता है जो सिंगल डाटा आइटम को प्रदर्शित करता है। कौन है लेबल? डाटा लेबल। डाटा लेबल, डाटा लेबल एक डाटा मार्कर की तरह सेवा करता है जो कि सिंगल डाटा आइटम को प्रदर्शित करता है। अगला, एक वर्कशीट को किसके माध्यम से सुरक्षित किया जा सकता है? एक वर्कशीट को पासवर्ड के माध्यम से सुरक्षित किया जा सकता है। अगला, एक्सेल का एक फीचर जो डाटा को एक खास क्रम में अरेंज करता है उसको क्या कहते हैं? एक्सेल में एक फीचर जो कि डाटा को एक खास क्रम में अरेंज करता है उसको सॉर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉर्ट बोलते हैं। यहाँ पे क्या फील होगा? सॉर्ट। एक्सेल में न्यूमेरिक वैल्यू को लेबल वैल्यू की तरह उपयोग किया जा सकता है यदि शुरू में क्या लगा दे तो। शुरू में क्या लगाएंगे कि ये लेबल वैल्यू की तरह उपयोग किया जाएगा? न्यूमेरिकल वैल्यू को लेबल वैल्यू की तरह उपयोग किया जा सकता है एपिस्ट्रॉफी। एपिस्ट्रॉफी लगा देंगे तो। अगला, डैश चार्ट में एक या एक से अधिक डाटा सीरीज प्लॉट की जा सकती है। किस चार्ट में की जा सकती है? एक या एक से अधिक डेटा सीरीज कॉलम। कॉलम में, कॉलम चार्ट में एक या एक से अधिक डाटा सीरीज प्लॉट की जा सकती है। अगला, सेट 2 फिलिंग द ब्लैंक्स का ये सेट 2 है। एक्सेल में मैक्रो डैश टैब में मौजूद है। किस टैब में मौजूद है? व्यू टैब में। एक्सेल में व्यू मैक्रो व्यू टैब में मौजूद है। एक्सेल में एक इंडिविजुअल फाइल को क्या कहते हैं? वर्कबुक कहते हैं। यहाँ पे वर्कबुक होगा। MS एक्सेल डैश प्रोग्राम का उदाहरण है। किस प्रोग्राम का उदाहरण है? स्प्रेडशीट का। यहाँ पे स्प्रेडशीट फिल करेंगे। एक्सेल 2013 वर्कशीट में अधिकतम कॉलम्स की संख्या कितनी है? तो अधिकतम कॉलम की संख्या आपने ऊपर देखा, ये क्योंकि एक्सेल 2016 वर्कशीट की बात कर रहा है तो ये होगा आपका 16,384 कॉलम्स की संख्या है। अगला, डैश फंक्शन की एक्सेल में डाली गई वैल्यूज से बार ग्राफ उत्पन्न करती है। कौन सी फंक्शन की एक्सेल में डाली गई वैल्यूज से बार ग्राफ उत्पन्न करती है? F11 F11 फंक्शन की एक्सेल में डाली गई वैल्यूज से बार ग्राफ उत्पन्न करती है। अगला, एक्सेल में कौन से चार्ट को XY चार्ट के नाम से भी जाना जाता है? एक्सेल में स्कैटर। एक्सेल में स्कैटर चार्ट को XY चार्ट के लिए XY चार्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगला, जब आप एक्सेल डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं तो किस डैश प्रिंट एरिया सिलेक्शन ऑप्शन में मौजूद नहीं होता है? कौन सा प्रिंट एरिया मौजूद नहीं होता है?
तो ये कॉलम्स होना चाहिए, कॉलम्स, कॉलम्स, ठीक है। जब आप एक्सेल डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं तो कॉलम्स प्रिंट एरिया सिलेक्शन ऑप्शन में मौजूद नहीं होता है। एक्सेल ऑप्शन में ऑटो करेक्ट ऑप्शन में मिलता है, क्या मिलता है, ऑटो करेक्ट ऑप्शन में ये प्रूफिंग मिलता है, प्रूफिंग, ठीक है। एक्सेल ऑप्शन में ऑटो करेक्ट ऑप्शन में प्रूफिंग मिलता है, यहाँ पे प्रूफिंग फील होगा। डैश फंक्शन डाटा की सबसे, डैश फंक्शन डाटा सेट की सबसे कॉमन वैल्यू रिटर्न करता है, सबसे कॉमन वैल्यू मोड रिटर्न करता है, मोड, ठीक है, यहाँ पे मोड होगा। एक्सेल ऑप्शन में ऑटो करेक्ट मिलता है और यहाँ पे मोड फंक्शन डेटा सेट की सबसे कॉमन वैल्यू रिटर्न करता है। लास्ट, एक्सेल वर्कशीट में स्क्रॉल करते हुए सबसे ऊपर की पंक्ति को स्थिर रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सबसे ऊपर की पंक्ति को क्या कहते, स्थिर रखने की प्रक्रिया जो है वो आपका फ्रिज पेंस कहते हैं उसको, फ्रिज पेंस, ठीक है। एक्सेल वर्कशीट में स्क्रॉल करते हुए सबसे ऊपर का जो पंक्ति होता है उसको स्थिर रखने की जो प्रोसेस है उसको फ्रिज पेंस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये आपका स्प्रेडशीट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे 10-10 करके, मतलब कि एमसीक्यूज आपके 2 सेट थे, यानी 20 सेट 20 क्वेश्चंस थे। इसके बाद आपके फिलिंग द ब्लैंक्स 20 थे, मैच द कॉलम 20 थे और ट्रू एंड फॉल्स 20 थे। अब अगला जो सेट होगा वो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन इसमें मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज सेट 1। सेट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि पावर पॉइंट में इनमें से कौन सा टैब ऑप्शन एवं ग्रुप का उपयोग करके एवं एनिमेशन पेन ऑप्शन चुनकर कस्टम एनिमेशन टास्क को डिस्प्ले किया जाता है? किसको किया जाता है? एनिमेशन से एडवांस एनिमेशन पे जाएंगे, एनिमेशन के बाद एडवांस एनिमेशन पे जाएंगे। पावर पॉइंट में जो होगा एनिमेशन के बाद, उसके बाद आप एडवांस एनिमेशन में जाएंगे तो टैब ऑप्शन और ग्रुप का उपयोग करेंगे और एनिमेशन पेन ऑप्शन चुन करके कस्टम एनिमेशन टास्क को डिस्प्ले किया जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला, पावर पॉइंट में कंटेंट लेआउट एक स्लाइड लेआउट है जिसमें एक या अधिक कंटेंट के होते हैं, एक या अधिक कंटेंट के क्या होते हैं? प्लेस होल्डर्स होते हैं। पावर पॉइंट में कंटेंट लेआउट एक स्लाइड लेआउट है जिसमें एक या अधिक कंटेंट के प्लेस होल्डर्स होते हैं। अगला, पावर पॉइंट में आप टेक्स्ट बॉक्स में या ऑटो शेप में टेक्स्ट की पोजीशन इसको बदल सकते हैं। किसको बदल सकते हैं? इंटरनल मार्जिन को। पावर पॉइंट में आप टेक्स्ट बॉक्स में या ऑटो शेप में टेक्स्ट को पोजीशन करके इंटरनल मार्जिन को बदल सकते हैं। कंप्यूटर क्लासेज में छात्रों को पढ़ाने के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग करेंगे? तो कंप्यूटर क्लासेस में पावर पॉइंट का यूज़ किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर का पावर पॉइंट का यूज़ होता है। नेक्स्ट, पावर पॉइंट में अपनी कंपनी के कर्मचारियों का अनुक्रम दिखाने के लिए आप कौन सा लेआउट इस्तेमाल करेंगे? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। सभी स्लाइड्स में एक ही जैसी बैकग्राउंड इमेज बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है स्लाइड मास्टर में बैकग्राउंड इमेज लगा दें, ठीक है, स्लाइड मास्टर में बैकग्राउंड इमेज लगा दें, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। चलिए, वो फाइल जिसमें पहले से बने हुए स्लाइड्स होते हैं तथा इनका प्रयोग प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं? उसको टेम्पलेट बोलते हैं। टेम्पलेट जो है वो फाइल पहले से बने हुए स्लाइड्स होते हैं और इनका यूज़ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन,
पूर्व निर्धारित टेम्पलेट चुनने के बाद बैकग्राउंड का रंग बदलने के लिए कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए? तो बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए कलर स्क्रीम का यूज़ होता है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? कलर स्क्रीम, कलर स्कीम। नेक्स्ट, ग्रो एंड टर्न एक पूर्व निर्धारित है, एक पूर्व निर्धारित एनिमेशन स्कीम है। ग्रो एंड टर्न एक पूर्व निर्धारित एनिमेशन स्कीम है। नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन पर अप्लाई की जा सकती है। क्या? प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन पर स्लाइड्स पर अप्लाई की जा सकती है, चुनिंदा स्लाइड्स पर, वर्तमान स्लाइड्स पर, तो ये सभी पर अप्लाई की जा सकती है। आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला सेट है सेट 2। सेट 2 में भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही मिल रहे हैं। क्वेश्चन है 2007 और इसके बाद के संस्करण में इस ऑप्शन का प्रयोग कर हम सभी स्लाइड्स पर एक फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो किसके कौन सा होगा इसमें से? ये आपका होम टैब, उसके बाद एडिटिंग ग्रुप, फिर रिप्लेस फॉन्ट्स का करेंगे। तो 2007 में इसके बाद के संस्करण में इस ऑप्शन का यूज़ करके हम सभी स्लाइड्स पर एक फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। कीबोर्ड पर किस की का उपयोग कर हम स्लाइड शो देख सकते हैं? कीबोर्ड पर आंसर होगा F5। कीबोर्ड पर F5 का यूज़ करके हम स्लाइड शो देख सकते हैं। नेक्स्ट, पावर पॉइंट 2013 में आप किस ऑप्शन की सहायता से प्रेजेंटेशन का पैकेज बना सकते हैं जिसे दूसरे कंप्यूटर पर दिखा सकते हैं? ये आपका पहले फाइल टैब, उसके बाद एक्सपोर्ट, फिर पैकेज प्रेजेंटेशन CD। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, पावर पॉइंट में स्पीकर कमेंट्स एंटर करने के लिए किस व्यू का उपयोग कर सकते हैं? पावर पॉइंट में स्पीकर कमेंट्स एंटर करने के लिए किस व्यू का उपयोग कर सकते हैं? नोट्स पेज व्यू का। किस व्यू का? नोट्स पेज व्यू का। प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड पर कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जा सकता है? रिहर्सल का। किस ऑप्शन का? रिहर्सल का। प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड पर कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए रिहर्सल का यूज़ किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान स्लाइड से नया स्लाइड शो बनाने लेकिन अन्य ऑर्डर पर प्रेजेंट करने के लिए कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल किया जा सकता है? कस्टम स्लाइड शो का। निम्नलिखित में से कौन सा ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का उदाहरण है? इनमें से कौन सा ऑटोमेटिक टेक्स्ट का उदाहरण है? तो अंडरलाइनिंग हाइपरलिंक है, एडजस्टिंग एक्स्ट्रा स्पेस है। तो ये दोनों तो है, ये तीसरा तो मिट गया है तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये दोनों सही होगा। ठीक है, ये दोनों होगा। ऑटोमेटिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का ये दोनों ही एग्जाम्पल है, अंडरलाइनिंग हाइपरलिंक और एडजस्टिंग एक्स्ट्रा स्पेस। अगला क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं मिट चुका है, तो इसे हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। पावर पॉइंट 2013 में स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स को सम्मिलित करने के लिए स्पेलिंग को किससे चुना जा सकता है? स्पेलिंग को रिव्यू टैब से चुना जा सकता है। किसमें? रिव्यू टैब में। पावर पॉइंट पर कौन सा फीचर यूज़र को बिना अधिक समय गवाए एक आसान सा प्रेजेंटेशन तैयार करने की अनुमति देता है? फाइल टैब, फिर न्यू, उसके बाद टेम्पलेट्स। ऑप्शन ए। पावर पॉइंट का ये जो फीचर है ये यूज़र को बिना अधिक समय गवाए एक आसान सा प्रेजेंटेशन तैयार करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स का ये फर्स्ट सेट। तो चलिए बताइए कौन कौन सा सही है, कौन गलत है। पावर पॉइंट में जब आप वेज पेज को सेव एज करते हैं तो प्रेजेंटेशन एक एनिमेटेड जिफ इमेज में बदल जाती है। नहीं, गलत है ये। स्लाइड पर एक चार्ट ऐड करने के लिए इंसर्ट चार्ट बटन पर क्लिक करें ताकि एक ब्लैंक डाटा शीट मिल जाए। हाँ, सही है ये।
जब आप प्रेजेंटेशन को सेव करते हैं तो पावर पॉइंट में अनडू और रीडू समाप्त हो जाते हैं? नहीं, गलत। पावर पॉइंट 2013 की विजार्ड द्वारा जनरेटेड प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड्स पर सैम्पल टेक्स्ट होता है जिसे एडिट किया जा सकता है? नहीं, गलत। अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप साउंड, वीडियो क्लिप और एनिमेशन भी सम्मिलित कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, ये सही है। आप इंटरनेट से सीधे अपनी स्लाइड्स पर पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट द्वारा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स बनाए जा सकते हैं? बिल्कुल बनाए जा सकते हैं, सही है ये। बनी बनाई स्लाइड से प्रेजेंटेशन बनाते समय आप एक से अधिक स्लाइड इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं? ये गलत है, इंपोर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट डायलॉग बॉक्स में यदि आप लिंक चेक बॉक्स को चेक करते हैं तो जो डॉक्यूमेंट आप स्लाइड में इंसर्ट करते हैं वो पावर पॉइंट स्लाइड में एम्बेडेड हो जाते हैं, एम्बेडेड होते हैं? तो नहीं, ये गलत है। आप पावर पॉइंट 2013 में स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? आप पावर पॉइंट 2013 में स्क्रीन को रिकॉर्डिंग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ये सही है। चलिए, सेट टू ट्रू एंड फॉल्स का। स्लाइड पर एक टेबल को किसी भी अन्य ऑब्जेक्ट की तरह फॉर्मेट किया जा सकता है? स्लाइड पर बिल्कुल किया जा सकता है, सही है ये। जब आप एक एम्बेडेड टेबल को प्रेजेंटेशन में इंसर्ट करते हैं तो सोर्स एप्लीकेशन के मेन्यू और बटन पावर पॉइंट के मेन्यूज़ के साथ इंटीग्रेट हुए नज़र आते हैं? बिल्कुल आते हैं, सही है ये। आप पावर पॉइंट में वर्ड आउटलाइंस को प्रेजेंटेशन के तौर पर ओपन कर सकते हैं? कर सकते हैं, सही है ये। वेब .jpg इत्यादि फाइल फॉर्मेट्स पावर पॉइंट में ऐड नहीं किए जा सकते हैं? ये ऐड किए जा सकते हैं लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये गलत है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में 2 बार के साउंड इफ़ेक्ट्स ऐड कर सकते हैं? वेब फाइल्स और .gif फाइल्स? तो ये आपका गलत है। मोशन पाथ स्लाइड पर आइटम्स को इधर से उधर ले जाने का तरीका है? आइटम्स को, बिल्कुल सही है ये। स्लाइड्स टाइटल मास्टर एक स्लाइड मास्टर और टाइटल मास्टर का जोड़ा है जो कि खास डिजाइन टेम्पलेट के लिए होता है? तो ये सही है। यदि आप प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड्स का एक ही रूप चाहते हैं तो आपको लेआउट ऑप्शन का उपयोग करना चाहिए? नहीं, ये गलत है। अगला, एनिमेशन में ट्रिगर स्लाइड पर एक आइटम होता है जो कि क्लिक करने पर एक्शन का प्रदर्शन करता है? हाँ, सही है ये। कस्टम एनिमेशन टास्क पेन में मोशन पाथ का प्रीव्यू देखने के लिए आपको प्ले बटन पर क्लिक करना चाहिए? ये सही है। दिस इज ट्रू। नेक्स्ट, अब मैचिंग द कॉलम्स के ये फर्स्ट सेट है जिसमें 2 कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं, एक्स और वाई। फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से मैच करनी है। स्लाइड शो शुरू करने के लिए आप क्या करते हैं? स्लाइड शो शुरू करने के लिए आप F5 प्रेस करें। क्या करें? F5 पे प्रेस करें, क्लिक करें। प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा टैब डिज़ाइन, कॉन्सेप्ट, फॉन्ट्स और कलर स्कीम प्रदान करता है? प्रेजेंटेशन के लिए कौन सा टैब डिज़ाइन, कॉन्सेप्ट, फॉन्ट्स और कलर स्कीम प्रदान करता है? डिज़ाइन। नॉर्मल व्यू में ये टैब हर स्लाइड के कंटेंट को डिस्प्ले करता है। कौन सा टैब करता है? आउटलाइन। ठीक है। स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए कौन सा टैब है? स्लाइड्स पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन होगा? स्लाइड्स पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए कौन सा टैब यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए इंसर्ट का यूज़ करते हैं। इंसर्ट, ठीक है। स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए इंसर्ट टैब का यूज़ होता है।
प्रेजेंटेशन को देखने और मॉडिफाई करने के लिए पावर पॉइंट कौन सा व्यू ऑप्शन प्रदान नहीं करता है बोल रहा है। कौन सा इसमें से नहीं करता है? फॉर्मेट स्लाइड। पावर पॉइंट में जब माउस पॉइंटर ऐसा नज़र आता है जिससे पता चलता है कि ड्रा टेबल फीचर ऑन है। ये पेंसिल होगा, पेंसिल, ठीक है, पेंसिल से इसको मैच करेंगे। पावर पॉइंट में जब माउस पॉइंटर ऐसा नज़र आता है जिससे पता चलता है कि ड्रॉ टेबल फीचर ऑन है, पेंसिल। पिक्चर को दोबारा कलर करने के लिए स्लाइड पर कौन सी टैब कमांड है? स्लाइड पर फॉर्मेट टैब, उसके बाद कलर। पावर पॉइंट डिज़ाइन टेम्पलेट इस एक्सटेंशन वाली फाइल में संग्रहित होती है। किस एक्सटेंशन वाली फाइल में ये स्टोर होती है? .pots. अगला, पावर पॉइंट में ये टेक्स्ट या ग्राफिक्स के लिए कंटेनर है। पावर पॉइंट में ये टेक्स्ट या ग्राफिक्स के लिए कंटेनर है, टेक्स्ट बॉक्स। ये टैब कमांड पावर पॉइंट में डिज़ाइन डिस्प्ले अप्लाई करने के लिए प्रयोग की जाती है। कौन सा टैब यूज़ किया जाता है? कौन सा टैब जो है वो कमांड पावर पॉइंट में डिज़ाइन टेम्पलेट अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है? डिज़ाइन, उसके बाद थीम्स, डिज़ाइन थीम्स। नेक्स्ट, इसके भी पीडीएफ आप सभी को मिल जाएंगे। पीडीएफ के जरिए इसको ज़रूर से आप रिवीजन करें, क्योंकि एक बार देखने से चीज़ें दिमाग में जाती नहीं हैं। तो जब आप इसको रिवीजन करेंगे, अपने आप से देखेंगे, तो वो चीज़ें ज़्यादा उभर के आएंगी, अच्छी से तैयार होंगी। तो ये सेट दूसरा है, एक्स और वाई दो कॉलम है, एक्स को वाई से मैच करनी है। ये टैब प्रेजेंटेशन में वर्तमान में इस्तेमाल होने वाला डिज़ाइन बताता है। कौन सा टैब बताता है डिज़ाइन? ये डिज़ाइन ही बताएगा। डिज़ाइन कहाँ दिख रहा है? ये फर्स्ट को जे से मैच करेंगे, डिज़ाइन से। अगला, हाल में ही खोजे गए शब्द को दोबारा खोजने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? एक शब्द जो था उसको दोबारा ढूंढने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज़ होगा? शिफ्ट प्लस F4 का, शिफ्ट प्लस F4 का यूज़ किया जाता है। अगला, प्रेजेंटेशन को शुरू से चालू करने के लिए कौन से शॉर्टकट की है? F5। प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कौन से शॉर्टकट की है? प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम का यूज़ करते हैं। कंट्रोल प्लस होम का कहाँ पे है? ये है, ठीक है। प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड पर जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम का यूज़ करते हैं। प्रेजेंटेशन में एक से अधिक स्लाइड सेलेक्ट करने के लिए कौन से कीज़ का प्रयोग किया जाता है? एक से अधिक स्लाइड को यूज़ करने के लिए स्लाइड पर कंट्रोल प्लस क्लिक करें, कंट्रोल के बाद उस स्लाइड को, ठीक है। प्रेजेंटेशन में हर स्लाइड पर एक ही स्थान पर स्वतः कुछ इंसर्ट करने के लिए इसमें इंसर्ट करें। किसमें इंसर्ट करेंगे? स्लाइड मास्टर पे। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब पे जाइए, उसके बाद स्मार्ट आर्ट पे, फिर स्मार्ट आर्ट के बाद हायरार्की में जाएं, ठीक है। स्लाइड पर हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? तो ये आप कंट्रोल प्लस के पे जाएंगे। स्लाइड पर हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस के। स्लाइड पर रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करके स्क्वायर बनाने के लिए
स्क्वायर बनाने के लिए आपको किस पर जाना होगा, कौन सा ऑप्शन है इसमें से, हाँ शिफ्ट होल्ड करें और फिर उसके बाद ड्रॉ करेंगे। ठीक है, शिफ्ट होल्ड करें उसके बाद ड्रॉ करेंगे। पावर पॉइंट में अधिकतम जूम की परसेंटेज क्या है? पावर पॉइंट में अधिकतम जूम की परसेंट क्या है? 400%। कितना परसेंट है? 400%। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स का ये सेट फर्स्ट है, जिसमें आपको ऊपर ये बॉक्स दिख रहे हैं, इस बॉक्स में से ही आपको एक एक वर्ड लेके फिल करनी है। पहला है डैश प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है। कौन प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है? स्लाइड। स्लाइड प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक पेज है। तो स्लाइड पहला होगा। एक या एक से अधिक डैश का समूह प्रेजेंटेशन कहलाता है। एक या एक से अधिक स्लाइड्स का समूह प्रेजेंटेशन कहलाता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में डैश व्यू आपको इंडिविजुअल स्लाइड पर कार्य करने की अनुमति देता है। तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा व्यू जो है ये होगा स्लाइड व्यू। ठीक है, स्लाइड व्यू आपको इंडिविजुअल स्लाइड पर कार्य करने की अनुमति देता है। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में कौन पहले से बने हुए ग्राफिक्स की एक गैलरी है? ग्राफिक्स की एक गैलरी है, क्लिप आर्ट। ठीक है, पावर पॉइंट डैश का एक प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है। किसका एक प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट है पावर पॉइंट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का। यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट फिल करेंगे। स्लाइड शो को लगातार डैश से दोबारा रिपीट किया जा सकता है। स्लाइड शो को लगातार किस से दोबारा रिपीट किया जा सकता है? लूप कंटिन्यूअसली अंटिल ESC से। लूप कंटिन्यूअसली अंटिल ESC। नेक्स्ट, डैश से हम हर ऑब्जेक्ट की टाइमिंग सेट कर सकते हैं। किससे हम हर ऑब्जेक्ट की टाइम को सेट कर सकते हैं? किससे करेंगे हम? एनिमेशन टैब का यूज़ किया जाता है। चलिए आप बॉक्स ही देख लीजिए। एनिमेशन टैब, फिर एनिमेशन पेन पे जाएंगे। एनिमेशन टैब फिर एनिमेशन पेन से हम हर ऑब्जेक्ट की टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। अगला, एलिमेंट्स जैसे कि टाइटल, सब टाइटल, पिक्चर, टेबल्स इत्यादि के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? इन सारे के अरेंजमेंट को लेआउट कहते हैं। क्या कहते हैं? लेआउट कहते हैं। नेक्स्ट, फाइल जिसमें पहले से बने हुए स्लाइड्स होते हैं जिन्हें प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? फाइल जिसमें पहले से बने हुए स्लाइड्स होते हैं जिन्हें की प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? टेम्पलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्पलेट कहते हैं। ठीक है, अगला, वर्तमान प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हम किसे चुन सकते हैं? वर्तमान प्रेजेंटेशन में किसको चुनेंगे? Ctrl+M को। Ctrl+M को चूज करेंगे। ठीक है, चलिए सेट टू फिलिंग द ब्लैंक्स का। मौजूदा प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए क्या दबाएंगे? मौजूदा प्रेजेंटेशन को खोलने के लिए क्या दबाएंगे? Ctrl+O को क्लिक करेंगे। चार्ट को प्रेजेंटेशन के हिस्से के तौर पर डैश का इस्तेमाल करके डाला जा सकता है। किसका इस्तेमाल करके डाला जा सकता है? इंसर्ट, फिर इलस्ट्रेशन, फिर चार्ट पे जाएंगे। इसके बाद इस्तेमाल करके इसको डाला जा सकता है। चार्ट को प्रेजेंटेशन के हिस्से के तौर पर इंसर्ट, इलस्ट्रेशन, चार्ट। ठीक है, पावर पॉइंट का डैश फीचर स्लाइड की दिखावट और स्लाइड
के बीच के समय को मॉडिफाई करने के लिए खास इफ़ेक्ट ऐड करता है। कौन सा फीचर ये काम करता है? उस फीचर का नाम है ट्रांजिशन सेटिंग्स। पावर पॉइंट का स्लाइड शॉर्टर पावर पॉइंट 2013 में टैब में उपलब्ध है। किस टैब में उपलब्ध है? व्यू टैब में। ठीक है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए क्या दबाएंगे? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए क्या दबाएंगे? Ctrl+P। ठीक है। डिज़ाइन टैब थीम्स। डिज़ाइन टैब थीम्स ये जो है बिना कंटेंट बदले हुए स्लाइड्स के लुक बदलाता है। बिना कंटेंट को बदले हुए स्लाइड्स की लुक को बताता है डिज़ाइन टैब थीम्स। अगला, आप डैश प्रेस करके स्लाइड शो को रोक सकते हैं। क्या प्रेस करके स्लाइड शो को स्लाइड शो को रोक सकते हैं? ऐसा क्या क्लिक करेंगे? एस्केप। क्या क्लिक करेंगे? एस्केप को प्रेस करके स्लाइड शो को रोका जा सकता है। ठीक है। डैश टैब प्रेजेंटेशन के लिए डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, फॉन्ट्स और कलर स्कीम प्रदान करता है। कौन सा टैब प्रदान करेगा ये चीज़ें? उस पर नाम है डिज़ाइन। डिज़ाइन का ही इस्तेमाल करते हैं, डिज़ाइन। ठीक है। डिज़ाइन टैब प्रेजेंटेशन के लिए डिज़ाइन कॉन्सेप्ट, फॉन्ट्स और कलर स्कीम को देता है। किस टैब में स्लाइड पर टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं? कौन से टैब में कर सकते हैं? इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स पर जाएंगे। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स। नेक्स्ट, स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक हाइपरलिंक के बाद दूसरा हाइपरलिंक सेलेक्ट करने के लिए आप कौन सी की को दबाएंगे? दूसरे फाइल को करने के लिए टैब को टैब करेंगे। क्या करेंगे? टैब। स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक हाइपरलिंक के बाद दूसरा हाइपरलिंक सेलेक्ट करने के लिए आप टैब की दबाएंगे। ठीक है। चलिए, इसके साथ ही आज का ये सेशन और आपकी 2 सेट ओ लेवल जो चैप्टर वाइज मैं प्रैक्टिस सीरीज़ करा रही थी उसके 2 सेट आपके कवर हो चुके हैं, और जिसमें कि मैं आपको पूरे 9 कराने वाली थी, तो आपके 5 सेट कंप्लीट हो गए हैं। बचे हुए जो 4 सेट हैं वो भी मैं आपको कराऊंगी। उसके बाद जनवरी 2021 का क्वेश्चन पेपर भी आपको मैं सॉल्व कराऊंगी और मॉडल क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेंगे। तो चलिए अगले सेशन में मिलते हैं। सेशन आपके लिए यूज़फुल होगा तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।